प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो गए हैं और चिंता वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले हरिद्वार पहुंचे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मोहन भागवत में कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। ट्वीट करके जानकारी दी गई है। आरएसएस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। नागपुर के अस्पताल में मोहन भागवत भर्ती करवाए गए हैं और ये तस्वीर जो हम आपको साथ में दिखा रहे हैं ये उस वक्त की जब वो हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार पहुंचे थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत की, गंगा स्नान किया था, इर्द गिर्द लोगों का हुजूम था, मास्क लगाए हुए कोई था नहीं। कुछ दिन पहले हरिद्वार पहुंचे थे सरसंघ चालक मोहन भागवत, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, इसीलिए चिंताएं बढ़ गई। कुंभ चल रहा है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जमावड़ा है, केसेस पहले से ज्यादा आ रहे हैं और इस बीच में मोहन भागवत भी संक्रमित मिले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ दिन पहले जब हरिद्वार आए थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी और अब उनके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। खुद आरएसएस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि किंग्सवे हॉस्पिटल में वो है, कोरोना के सामान्य लक्षण उनको है, नागपुर के अस्पताल है उसी में उनको भर्ती करवाया गया, किंग्सवे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड में रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। 748 एक दिन में 24 घंटे में नए केसेस आए। 748 का आंकड़ा है इस बार। 5 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत भी हुई है और सबसे ज्यादा आंकड़ा देहरादून से आया है। 335 लोग संक्रमित मिले 24 घंटे में, जबकि हरिद्वार सेकंड नंबर पर है। 229 केसेस हरिद्वार से आए हैं तो उधम सिंह नगर से 73 केसेस, तो नैनीताल जिले से भी केसेस आ रहे हैं। 22 नए मरीज नैनीताल से मिले। नैनीताल घूमने आए 20 पर्यटक कोरोना संक्रमित मिले हैं और 24 में से 20 पर्यटकों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव मिली है। कोरोना संक्रमित 20 लोगों में 80% बच्चे हैं। 20 जो लोग संक्रमित मिले हैं उसमें 80% बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश से नैनीताल ये सभी पर्यटक आए थे। 24 में से 20 पर्यटकों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नैनीताल से खबर आपको दे रहे हैं। 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये टूरिस्ट बताए जा रहे हैं जो आंध्र प्रदेश से नैनीताल घूमने के लिए आए हुए थे। जब इनकी जांच हुई तो 20 पर्यटक कोविड पॉजिटिव मिले। 24 की जांच हुई, 24 में से सिर्फ 4 लोग ही नेगेटिव आए, जबकि 20 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर, कोरोना का बम फूटा है, फिर से कोरोना के केसेस आ रहे हैं। नैनीताल जिले से भी केसेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा देहरादून से, फिर हरिद्वार से, फिर उधम सिंह नगर से और नैनीताल से जो केसेस आए वो हम आपको बता रहे हैं कि 20 लोग संक्रमित मिले हैं और ये 20 के 20 पर्यटक बताए जा रहे हैं जो नैनीताल आंध्र प्रदेश से घूमने आए हुए थे। और बीडी पांडे जिला अस्पताल में पीएमएम डॉक्टर केएस धामी के मुताबिक आंध्र प्रदेश से नैनीताल घूमने आए 24 सदस्यीय दल के लोगों की कोरोना की जांच की गई। 20 संक्रमित मिले हैं और 80% बच्चे हैं इसमें। 24 लोगों की सुखाथल स्थित कोविड केयर सेंटर में इनको रखा गया है और बताया जा रहा है कि ये बच्चे नंगे पैर हैं और एक जोड़ी कपड़े में हैं। और हैरानी की बात यह है कि आंध्र प्रदेश से ये पर्यटक 6 राज्यों को बिना कोविड के टेस्ट किए नैनीताल पहुंच गए, बिना जांच के ये प्रवेश कर गए। ये यहां सवाल भी उठाता है, ये सवाल व्यवस्था पर सीधे सीधे है। ये सवाल उठता है कि दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है कि जांच की जा रही है, कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है उसकी जांच की जा रही है या वो नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखा रहा है। तो ये पर्यटक बिना किसी जांच के कैसे प्रवेश कर गए, ये दर्शाता है कि जांच 100% तो नहीं हो रही है। तो 24 में से 20 पर्यटक कोविड पॉजिटिव मिले। दूसरी तरफ जो टूरिज्म का क्षेत्र है, जो होटल व्यवसाय हैं, सब निराश हैं क्योंकि पर्यटक जो आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जबकि पीक सीजन है, उसके बाद भी पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। और लेकिन इस बीच में जो पहुंच रहे हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं, बिना जांच के कैसे पहुंच गए, ये भी एक सवाल है। 24 में से 20 संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड में एक दिन में 748 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। सबसे ज्यादा देहरादून से 335 केसेस आए हैं। फिर हरिद्वार की बारी आती है सेकंड पर। लेकिन जो चिंता वाली बात है वो नैनीताल से आई है कि ये पर्यटक आंध्र प्रदेश से कई राज्यों को पार करते हुए उत्तराखंड में पहुंचे और कहीं पर भी किसी भी राज्य में जांच नहीं हुई।
नैनीताल में पहुंचे तो नैनीताल में इनकी जांच हुई और ये पॉजिटिव मिले। 24 में से 20 पॉजिटिव मिले और इसमें 80% बच्चे हैं। और खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, चिंता वाली बात है क्योंकि आंकड़ा 748 का है, सबसे ज्यादा देहरादून से, और इसमें चिंता इसने भी बढ़ा दी है क्योंकि मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे थे और वो भी संक्रमित मिले। तो ऐसे में जो मोहन भागवत के साथ जो लोग मिले, क्या उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है? क्या उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है या नहीं किया है? और बढ़ते केसेस को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार अब गहराता जा रहा है। और जैसे कि हरिद्वार में आपने मोहन भागवत का जिक्र किया, तो वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद तमाम लोगों से वो मिले हैं, साधु संत हों या फिर तमाम अधिकारी हों। तो उनके साथ जो है जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उन सभी लोगों के अब जो है सैंपल लिए गए हैं और जल्द ही उनकी रिपोर्ट्स भी आएंगी कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पर सरकार ने बहुत अहम निर्णय लिए हैं, क्योंकि सबसे इफेक्टिव जो ज़िला है वो देहरादून है अभी तक, और देहरादून में अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार ने कर दिया है। यानी कि अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर नहीं हो पाएगी। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। लेकिन रवि, मोहन भागवत क्या जानकारी की किस किस से मोहन भागवत ने मुलाकात की थी? वो बड़े बड़े नाम कौन कौन से थे? जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि मोहन भागवत जब हरिद्वार पहुंचे तो उसके बाद जो है वहाँ पर तमाम, चाहे हम कई कैबिनेट मंत्रियों की बात करें वो वहाँ पर मौजूद थे, सरकार के कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, और खुद अगर हम बात करें तो हरिद्वार के मेला अधिकारी और अपर मेला अधिकारी, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और कई अखाड़ों से भी उन्होंने मुलाकात की है। रवि, चूंकि हरिद्वार में पहुंचे थे, हरिद्वार में ही पहुंचे थे मोहन भागवत और पॉजिटिव मिल गए हैं। हमारे साथ सहयोगी पंकज राणा जुड़ गए हैं हरिद्वार से। पंकज, मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे थे, कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे, कितने कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे, कौन कौन लोगों के कांटेक्ट में आए थे? मोहन भागवत आप बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए 5 अप्रैल को मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर आए थे और यहाँ पर वो 2 दिन रुके थे। रविवार और सोमवार को वो यहाँ रुके थे। रविवार की शाम वो हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर दिव्य पेन मिशन के कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहाँ तमाम संत मौजूद थे। उसके बाद सोमवार की सुबह वो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे। गंगा सभा के तमाम पदाधिकारियों से उन्हें मुलाकात की थी। उसके अलावा अलग अलग जगह गए थे। तकरीबन दर्जन भर के करीब उनके कार्यक्रम हरिद्वार में लगे हुए थे। हरिद्वार के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। इस दौरान तमाम जो साधु संत है, तमाम जो स्वयं सेवक संगठन है, उसके अलावा आरएसएस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। इसके साथ साथ ही इस तरह की भी सूचना है कि भाजपा के कई बड़े नेता भी उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनका ये जो कार्यक्रम था ये पूरी तरह से गोपनीय था। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिले हैं उनसे गोपनीय कार्यक्रम था। उसके अलावा गंगा सभा के तमाम पदाधिकारियों से उन्हें मुलाकात की थी। उस संभवतः जो हालांकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का माध्यम था, लेकिन गंगा सभा में जब वो गए थे, जब उन्होंने गंगा स्नान किया था सुबह, सोमवार के सुबह, उस वक्त भारी संख्या में भीड़ थे। उसके अलावा दिव्य प्रेम मिशन एक आश्रम है, वहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु या राजीव मौजूद थे। तो हालांकि एक बात अलग है कि उनको आए हुए आज 5वां दिन है, 5 दिन उन्हें हुए हैं, फिर भी अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो निश्चित तौर पर जो भी उनके संपर्क में आए होंगे लोग जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनको चिन्हीकरण हरिद्वार प्रशासन करने वाला है। ये सूचना हरिद्वार प्रशासन को मिल रही है। बड़े अधिकारी आप बता रहे हैं कि हरिद्वार प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करने वाला है जिन जिनकी कांटेक्ट में मोहन भागवत आए थे। पंकज, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौट रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा कैबिनेट की बैठक के बाद, आपको सुना। में मंत्रिमंडल ने 22 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया है, जिनमें जो गैरसैंण में नई कमिश्नरी बनाने का जो निर्णय था, मंत्रिमंडल ने उस निर्णय को स्थगित करने का निर्णय लिया। कोविड की जो लगातार संक्रमण फैल रहा है, उस संक्रमण के फैलने की स्थिति को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से और 5 बजे तक इसको लगाने का निर्णय हुआ है। और इसमें जो गाड़ियां आ रही जा रही हैं, जो देहरादून शहर को क्रॉस करके आगे जा रहा हो कोई व्यक्ति, शादी ब्याह का हो, इसके अलावा जिस तरह से पिछले तमाम दौरान आपने देखा होगा जो रिलैक्सेशन थे, जिन जिन लोगों को छूट है वो छूट उस तरह बरकरार रहेगी।
और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिए गए एक एक फैसलों को पलट रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते थे कि वो ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, अब वो ऐतिहासिक फैसले थे तो तीरथ सिंह रावत एक एक करके उन फैसलों को पलट क्यों रहे हैं? इसके पीछे इसको किस तरीके से देखा जा रहा है इन फैसलों को? बिल्कुल राजीव, देखिए जो गैरसैंण कमिश्नरी बनाने की जो बात है उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही कमिश्नरी की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी उसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जिसके दो जिले, 2 गढ़वाल मंडल से और 2 कुमाऊं मंडल से इसमें शामिल होने थे और इसको कमिश्नरी बनाया जाना था। लेकिन अभी तक जब से उत्तराखंड बना है गैरसैंण को कभी भी कमिश्नरी बनाने की मांग नहीं हुई थी। भले ही गैरसैंण को जिला बना दिया जाए इस तरीके की मांग लोगों की थी, लेकिन उसको कमिश्नरी बनाया गया, जिससे सीधा सीधा लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि उनको इससे कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में ये एक बहुत जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिया गया और इसको स्थगित कर दिया गया है, जिसके पीछे की वजह बताई गई है जन भावनाएं, यानी कि लोगों का ये कहना था कि कमिश्नरी गैरसैंण को बनाकर कहीं ना कहीं उनकी जन भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं का जो इतिहास है उत्तराखंड का, वो इतिहास भी इससे परिवर्तित हो जाता। तो ये अगर हम और फैसलों की भी बात करें तो कई फैसले जो है बदले गए हैं, लेकिन जो गैरसैंण कमिश्नरी का फैसला है अगर हम बात करें तो इससे जो 2 जिले, जो अगर हम बात करें कुमाऊं की और 2 जिले गढ़वाल की, तो वहाँ के लोग इस बात से खुश हैं कि इस जो फैसला था पूर्व मुख्यमंत्री का, इसको बदला गया है और कमिश्नरी बनाने के पक्ष में वहाँ की जनता कभी भी नहीं रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जो कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में फैल रहा है, इसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिए गए हैं। एक बार अपने दर्शकों को हम फिर से बता दें कि अब अगर आप देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकल रहे हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और अब 10 से 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जो है रहेगा। ये जो आदेश है 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल के बाद अगला आदेश आएगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है हरिद्वार का पूरा जिला, देहरादून के कालसी और गैरसैंण जो कमिश्नरी घोषित कर दिए गए थे उस निर्णय को वापस ले लिया गया। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि दूसरी तरफ लोग ये जरूर मान रहे हैं कि जिला बनाने को लेकर विचार जरूर किया जाना चाहिए, गैरसैंण को एक जिला बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को कोरोना जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना बम और तेजी से फूट सकता है। देवभूमि को फिर डरा रहा है कोरोना। कोरोना का कहर कहां जाकर रुकेगा? उत्तराखंड में अब हर दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ गई। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले हर शख्स के लिए कोविड की 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी है। उन्हें अपना रूप ले रहा है। मैंने पहले काम तो किया कि जो 12-13 स्टेट हैं और जहां तेजी से कर्फ्यू बढ़ा है उन पे हमने रोक लगाई है। बॉर्डर पे बिना नेगेटिव को वो हमारे प्रदेश में नहीं घुस पाएंगे, ऐसा तय किया है। साथ में स्थिति ये ना है कि लॉकडाउन की हमारे प्रदेश में है। हम रिकवरी रेट बहुत हमारा बढ़ रहा है, 94% लगभग है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने कैदियों से पारिवारिक मुलाकात बंद कर दी है। बहुत जरूरी होने पर ही कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर जेल में एंट्री की इजाजत मिलेगी। दूसरे उनसे मिल सकते हैं, परंतु उसके लिए उनको RT-PCR टेस्ट अपना जो है 72 घंटे पहले का हमारे सामने रखना पड़ता है, तभी जो है उनको उनके जो संबंधित कैदी उससे मुलाकात करें। देवभूमि को कोरोना डरा रहा है, मगर सीएम तीरथ रावत का कहना है कि लोगों को डरने के बजाय एहतियात बरतने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो वैक्सीन बड़े पैमाने पे मिला है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। नीचे तक 45 वर्ष से ऊपर तक लगाने का पूरी तरह 100% पालन कर रहे हैं। कोई भी कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से, हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। पिछले 10 दिन के भीतर ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत को भी कोरोना हो चुका है। ऐसे में आप इस वायरस के संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। हरिद्वार में 12 तारीख को और 14 तारीख को 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को शाही स्नान होना है, लिहाजा उससे पहले तैयारियां आखिरी दौर में है। माना जा रहा है कि आज से ही
श्रद्धालु बड़ी संख्या में कुंभ नगरी पहुंचने लगेंगे और इसके लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 100 शटल का इंतजाम किया है। साथ ही रेलवे की तरफ से हरिद्वार से श्रद्धालुओं के लिए 25 ट्रेनें लगाए गए और उसके साथ ही महाकुंभ के लिए आने वाले यात्रियों की कोरोना की जांच भी की जाएगी। साथ ही राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग की वजह से श्रद्धालुओं के कम आने की संभावनाएं भी लग रही हैं। सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? जो 100 शटल चलाई जानी है, ये कहां से कहां तक चलेगी? जो श्रद्धालु उत्तराखंड जा रहा है, चाहे ट्रेन के माध्यम से जा रहा है या बस के माध्यम से जा रहा है, तो कहां से उसको ये शटल मिल सकती है? उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं, पहले उन व्यवस्थाओं से अवगत करवाएं। 8 तारीख से हरिद्वार में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है और आज से जो भी बड़े वाहन के साथ हरिद्वार में आएंगे उनके बड़े वाहनों को अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से लेकर गंगा घाटों तक शटल बसों की व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री हरिद्वार आएंगे उनको अपने वाहनों को, अगर जिस भी एरिया से वो आ रहे हैं, उनसे 2 से 3 किलोमीटर पहले ही उनके वाहनों को पार्क कर दिया जाएगा। इसी लिहाज से जो मेला प्रशासन के द्वारा शटल बसों का इंतजाम किया गया है। पिछले स्नान के दौरान ये देखने में आ रहा कि तमाम यात्री जब आए थे तो उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, इसीलिए शटल बसों की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को कई किलोमीटर पैदल चलना ना पड़े। इसके साथ साथ ही एक व्यवस्था और की गई है, जो यात्री ट्रेनों के माध्यम से आएंगे उनको जो ज्वालापुर का एरिया है वहाँ उतरना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने यह व्यवस्था की है कि अगर भारी संख्या में श्रद्धालु अगर हरिद्वार पहुंचते हैं तो उनको रेलवे स्टेशन पे ना उतार के उससे पहले ही ज्वालापुर स्टेशन पर उतारा जाएगा, क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो ज्वालापुर स्टेशन पर नहीं रुकती है, उनकी रुकने की व्यवस्था वहाँ कर दी है। 25 ट्रेनों का एक जखीरा हरिद्वार पहुंचने वाला है। 11 तारीख को 25 ट्रेनें हरिद्वार पहुंच जाएंगी। ये ट्रेनें सिर्फ हरिद्वार से यात्रियों को लेकर अलग अलग स्थानों पर जाएंगी। इसके अलावा जो हरिद्वार आने वाली ट्रेन है उनका कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं किया गया है। यात्री उसमें आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट राजी होगी। लेकिन एक बड़ी बात मैं राजीव ये भी बता दूं, क्योंकि आज 10 तारीख है और 10 तारीख से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां की हुई हैं। शाही स्नानों के दिन हरिद्वार आने वाली ट्रेन सामान्य रूप से आएंगी, लेकिन ट्रेनों के लिए ज्वालापुर के स्टॉपेज बनाएंगे जहां पर सभी ट्रेनें रुकेंगी। साथ ही हरिद्वार स्टेशन पर होने वाली भीड़ को निकालने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। कुंभ में होने वाले शाही स्नान के लिए रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी की। नदन रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गगल ने हरिद्वार स्टेशन का निरीक्षण किया। उनका अपने हेडक्वार्टर से सहयोगियों के साथ और मंडल रेल प्रबंधक के साथ निरीक्षण किया और हम लोग पूरी तरह से जो मेले में जो अनुमानित लोगों का आने की संभावना है, जो उसको देख के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त बंदोबस्त है। हमने 4 होल्डिंग एरियाज बनाए हैं जिसमें 10,000 से ऊपर की कैपेसिटी है। उन एरियाज में पूरी तरह सेल्फ कंटेन्ड है, लेबोरेटरीज हैं, उसके साथ साथ यूटीएस टिकट और रिजर्वेशन टिकट की खरीदने की व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमने जो रिजर्वेशन ओनली ट्रेन है वो तो चलाई हुई थी और ज्वालापुर में एक अतिरिक्त स्टॉप देने की व्यवस्था करी है, जिससे वहाँ से क्राउड कंट्रोल हो सके और जो लोग ज्वालापुर उतर के स्नान के लिए जाना चाहते हैं वो वहाँ से निकल सके। साथ साथ हमने 25 रेक यहाँ पे जो रेलवे के मेलाधिकारी हैं और मंडल के डिस्पोजल पे दे दिए हैं कि वो आने वाली भीड़ को देखते हुए उन गाड़ियों को ये चला के यूटीएस के जरिए लोगों को यहाँ से निकलने में सहयोग दे सकें। कुंभ में भी कोरोना वायरस का असर दिखने लगा है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत कोरोना जांच की रिपोर्ट के कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। कोरोना जांच जिनकी नहीं होगी हो पाएगी या जिनकी नहीं हुई होगी, जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, वो कुंभ में स्नान नहीं कर पाएंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने इसको लेकर हालांकि अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं कर रही और इनकी शिकायत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी की गई है। श्रद्धालु जो सरकार की गाइडलाइन पालन करें और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आने वाले किसी श्रद्धालु को रोका न जाए। वहां के जिसकी ड्यूटी लगाई गई, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो कोई प्रशासन हो, उनके साथ विनम्रता से भाव से पेश आए। ये शिकायत आई है कि लोग अभद्र रूप से व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। तो हम यही कहेंगे आने वाले श्रद्धालुओं से कि आप आइए, गंगा स्नान करिए, हर की पेड़ी स्नान करिए। सब यहाँ देव स्थान है, मनसा देवी मंदिर है, माँ चंडी देवी है, ये सब दर्शन करें लोग।